15 माननीय सदस्यगण, भारत में खेलकूद को बढ़ावा देने की आवश्यकता की ओर इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में एक ध्यानाकर्षण श्री गौरव गोगोई तथा श्री अनुभव मोहंती के नाम से सूचीबद्ध है। विषय के महत्व को देखते हुए अनेक मान्य सदस्यों ने इस पर बोलने की इच्छा प्रकट की है। चूंकि ध्यानाकर्षण के प्रारूप में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मैं सदन की सहमति से सूचीबद्ध इस चर्चा को नियम 193 के अधीन चर्चा में परिवर्तित कर रहा हूं, ताकि अधिकाधिक सदस्यों को इस पर भाग लेने का अवसर मिल सके। सदन की सहमति है। श्री गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस विशेष मुद्दे को, जो पहले कॉलिंग अटेंशन के अंदर निम्नलिखित था, उसको आज आपने 193 दे देने का आपने अनुमति दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। सर, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं उत्तर पूर्वांचल से आता हूं, जहां से भाईचुंग भूटिया, मेरी कॉम, मीराबाई, दीपा कर्मकार और डॉक्टर टी आओ आते हैं। तो मेरे लिए बहुत गर्व का ये समय है कि मैं उस उत्तर पूर्वांचल की खेल के प्रति जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को यहाँ मैं प्रकाशित कर पाऊंगा और उत्तर पूर्वांचल और लगभग पूरे देश की जो आकांक्षाएं हैं, आशाएं हैं खेल जगत को लेके, उसका भी मैं यहाँ पे विशेष रूप से मैं प्रकाशित करना की चाहूंगा और कोशिश करूंगा। अध्यक्षा महोदय, सभापति महोदय, सबसे पहले ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा लगा कि आज इस चर्चा में स्वयं मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी उपस्थित हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत से प्रश्नकाल में उनके विभाग के जो प्रश्न थे, उनके जो एमओएस थे, निशित प्रामाणिक जी ने बहुत सुंदरता से उन प्रश्नों का उत्तर दिया, पर वो स्वयं उस समय उपस्थित नहीं थे। और काश, और हो सकता है कि क्योंकि उन्होंने पिछले समय में इतने सारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, तो आज जब 0R में एक MGNरेगा का मामला उठा तो उसमें उन्होंने अपना उत्तर देना वाजिब समझा। इसके बावजूद भी मैं खुश हूं कि यहाँ पे वो आएंगे और अपनी बात रखेंगे। अनुराग जी, आपने एक स्टेटमेंट दिया है जो 197 के तौहीन के निम्नलिखित जो विभिन्न जो सरकार के जो स्कीम्स हैं, उस स्कीम्स का विवरण है। पर सर, आई मस्ट से that I am not satisfied with this statement, and I wish you had brought a much more extensive statement, because you have only enlisted the schemes. Madam, we have all discussed these schemes in the last week's question hour. Many of these schemes were discussed, including Khelo India. So we are familiar with the schemes. But what we had wanted to know in this statement, because the agenda of the calling attention now converted into 193 was need to promote sports in India and steps taken by the government. So what are we doing to promote the sport? We just have the list of schemes. But what more do we need to do? What additional do we need to do? That is what we wanted to hear. आपने विभिन्न स्कीम्स का विवरण तो किया, लेकिन इन स्कीम्स का पिछले 5-6 सालों में इसका नतीजा, इसका आउटकम, इसके बारे में आज इस स्टेटमेंट में जानकारी नहीं है। हमारी अपेक्षा रहेगी कि आदरणीय मंत्री महोदय जब अपने बात रखेंगे तो विभिन्न जो ये स्कीम्स है उसका परिणाम क्या हुआ, कितने स्टेडियम बने, कितने एथलीट्स निकले, विभिन्न सेक्टर में कितने एथलीट्स निकले, विभिन्न कोचेस कितने डेवलप हुए, विभिन्न कंपटीशन कितने हुए, उस सभी का विवरण इसमें अपने उत्तर में वो करेंगे। क्योंकि ये 193 में कन्वर्ट हो गया है, सभापति महोदय, मैं आपसे समय की गुजारिश करूंगा कि आप मुझे उचित समय देंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और पूरे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को लेकर हम चर्चा करना चाहते हैं। तो जब हम स्पोर्ट्स के इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले उसके शासन को देखना पड़ेगा, गवर्नेंस को देखना पड़ेगा। तो गवर्नेंस में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है ही, और उसके साथ ही ये साय है हमारा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके साथ हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन है। दूसरा इकोसिस्टम क्या है गवर्नेंस के अलावा? वो है हमारा टैलेंट स्काउट एंड ट्रेनिंग। That includes your coaches, that includes your athletes, that includes your support staff,
your nutritionists, your psychologists, all of that. The third is the infrastructure itself, whether it's for training, your stadiums, whether it's for holding competitions like the Asian Games. We also have the federations, which are extremely important, I talked about. And I talked about sports marketing, the sports industry, which is the role of the private sector who give their branding rights, who give their sponsorship rights, who fund. And lastly, you have, as I said, the issue of funding. So these are the multiple things that we want to cover. So first of all, what we wanted to know today from the Honorable Minister is that what is now the vision of this sector? What is the vision of sports that your government has? Surely it is not to be just business as usual and run the schemes. आपने एक संकल्प लिया होगा, आपने एक संकल्प लिया होगा स्पोर्ट्स के लिए, तो वो संकल्प हम जानना चाहते हैं। अभी हमने क्लाइमेट चेंज की हमने बात की, उसमें पर्यावरण का संकल्प है कि 2070 तक हम 1 बिलियन टन हटा देंगे कार्बन का, 2050 तक नेट जीरो, 2070 में नेट जीरो होंगे। तो उसी हिसाब से स्पोर्ट्स को लेके, युवाओं को लेके क्या आपका संकल्प है, ये हम आज जानना चाहेंगे। और स्पोर्ट्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पोर्ट्स इज नॉट जस्ट अबाउट मेडल्स, स्पोर्ट्स टीचेस अस अबाउट कैरेक्टर, स्पोर्ट्स टीचेस अस अबाउट द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क, स्पोर्ट्स टीचेस अस द वैल्यू ऑफ लीडरशिप, sports teaches us the value of unity and teamwork, and sports, more importantly, teaches us to be humble when you win and to be courageous when you lose. These are important lessons that sometimes even we politicians should imbibe, to be humble in victory and to be courageous in adversity. Very good. Sir, Honorable Madam, we must talk about one big pillar of sports in India, which is other federations. Now, there are certain federations which are doing well, and they are very important. They get funds from the center and they conduct their competitions and trainings. But there are a lot of federations, madam, which are not professionally run. And therefore, what is the ministry doing in order to ensure that our federations are professionally run? They have a regular calendar of competitions. They have dedicated training facilities for the athletes. And they have a good working relationship with coaches and athletes. Just to give you an example, madam, of China, the closest nation, China was a country like us that at one time was not doing well in sports, in Olympics, then put a lot of investment, a lot of interest in sports, and we can all see the performance of China vis-a-vis India in the Olympic Games, and we can see the Chinese trajectory in terms of their medals scored as well. But how have they done it? Their infrastructure, they focused on infrastructure, and they focused on 365 days a year. Their athletes must be engaged either in training, and they had dedicated training facilities. There should be a dedicated calendar for competitions, and they were supported with the right support staff. So therefore, is our federations, do they have the same capacity? Do they have the same amount of government funding? Because sports federation also, madam, to be honest to them, cannot solely depend on government funding. सिर्फ सरकारी पैसे पर निर्भर होने से स्पोर्ट्स फेडरेशन जो आज की तारीख में मॉडर्न स्पोर्ट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो नहीं मीट कर पाएंगे. तो इसीलिए हमको कोलैबोरेशन चाहिए between federations, businesses, social enterprises and universities, schools, sports academy and sports clubs. Now, madam, there was obviously when we talk about the Olympics, we have to talk about the top scheme, which is the Target Olympic Podium scheme, launched initially in 2014, and जब 2014 में ये स्कीम शुरुआत हुई, प्रारंभ हुआ, तो उसको लेके उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेके एथलीट्स के कुछ फीडबैक थे. उस फीडबैक को लेके उन्होंने 2018 में उन्होंने थोड़ा सा बदलाव लाया. लेकिन आज के तारीख में भी टॉप स्कीम में और इम्प्रूवमेंट और एवोल्यूशन हमकी जरूरत है. इसलिए मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि टॉप स्कीम को लेके आप क्या नया सोच लाने वाले हो, क्योंकि बहुत से स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स आज टॉप स्कीम के अंदर नहीं हैं. और जब हम ओलंपिक्स की बात करते हैं तो पिछले ही ओलंपिक्स में मैडम हमने देखा कि जो हमारे एथलीट्स के कुछ एथलीट्स के पब्लिक स्टेटमेंट्स आए पिछले ओलंपिक्स कंक्लूड होने के बाद, बीजिंग ओलंपिक्स कंक्लूड होने के बाद, एंड दोज एथलीट स्टेटमेंट्स आल्सो
stated that government of India and the various sports federation needs to do a lot more. Now, I don't want to go into the details, but I just want to name those athletes whose concerns were reported in media. There was a concern raised by the golfer Aditi Ashok, who said that her hotel or her resort was so far away from the golfing ground that in order to reach the golfing ground for the Olympics at 7 a.m., she had to leave her hotel at around 4:35, and therefore a lot of time for recovery was lost. There was also another table tennis athlete, Manika Batra, who talked about a very fractious relationship with the coaches and the entire association. And I don't want to get into the details, Honorable Minister, but let us just say it didn't seem to be handled well. अच्छी तरीके से हमने, मुझे लगता है कि उन बातों को हमने संभाला नहीं. जो एक सेंसिटिविटी दिखानी चाहिए थी फेडरेशन की तरफ से, एथलीट्स के तरफ से, एथलीट्स के प्रति, वो हमने दिखाया नहीं. और इसलिए मैं चाहूंगा कि आप स्पेसिफिक इंसिडेंट्स में न जाते हुए एथलीट्स के जो पोस्ट ओलंपिक को लेके कुछ कंसर्न्स जो आए हैं, क्या आपने अपने मंत्रालय में संज्ञान लिया है और संज्ञान लेने के पश्चात आपने उसमें क्या कदम उठाए हैं? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी मस्ट कीप आवर एथलीट्स बिजी, वी मस्ट कीप आवर एथलीट्स एंगेज. होता क्या है मैडम कि जब हमारे एथलीट्स जाते हैं और कहीं वो एक मेडल जीत के आते हैं, ब्रॉन्ज मेडल हो, गोल्ड मेडल हो, हम इतना खुश होते हैं और खुश होना स्वाभाविक भी है कि हम एथलीट्स को उनकी जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग से उनको खींचकर हम बोलते हैं आप यहाँ पे आइए, आप इस प्रोग्राम में आइए, आप इस प्रोग्राम में आइए, आप इस प्रोग्राम में आइए, आप वहां जाइए. वो और जो उनका फेलिसिटेशन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक चलते रहता है. उससे कारण क्या होता है कि ओलंपिक्स के बाद जो अगले महीने, 2 महीने, 3 महीने में जो गेम्स होते हैं उसमें उनको ट्रेनिंग का उचित समय नहीं मिलता. और उसी के बाद क्या होता है कि उनका परफॉर्मेंस, जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो नहीं होता है. और फिर हम दोबारा, हमारी ये एक सभ्यता है कि हम बहुत जल्दी किसी को उठाते हैं और एक ही हार के बाद उसको हम भूल जाते हैं. जैसे कि हमारी महिला हॉकी टीम ने इतना बढ़िया प्रदर्शन किया मैडम, इतना गर्व हम महसूस करते हैं कि कहां गांवों से हमारी महिलाओं आए हैं, उन्होंने इतना अच्छा एक फाइट दिया, पदक जीतने वाले थे. पर आज अब हम दोबारा उनको जिस प्रकार से पूरा उनको याद करना चाहिए, उनके साथ खड़ा होना चाहिए, देश के एक नाते हम उनके साथ कहीं ना कहीं हम भूल रहे हैं. सेम विद मेंस हॉकी टीम, इतने सालों बाद वो पदक जीत के आए, उनके साथ हमें खड़ा होना. आज भी वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अदिति अशोक ऑलमोस्ट कुड हैव वन अ मेडल, बट नाउ अगेन समहाउ and we all have to take collective responsibility. मैं ये नहीं कह रहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी है, पर कुल मिलकर समाज के हिसाब से हमको देखना है कि हम जिसको हम उठाते हैं उसके साथ रहें. वो एक यात्रा है, वो स्पोर्ट्स पर्सन एक यात्रा पर निकला है. उस यात्रा में जीत के समय, हार के समय उस खिलाड़ी के साथ हमको खड़ा रहना है. और जो खिलाड़ी जीत के आता है उसको बेशक हमें फेलिसिटेट करना चाहिए, पर इतना भी ओवरडू ना करे कि वो अपने ट्रेनिंग से उसका मन भटक जाए. तो इसीलिए एक एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग एंड कंपटीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देयरफॉर द टॉप स्कीम आई अप्रिशिएटेड. टॉप नया स्कीम नहीं था, इससे पहले लंदन 2012 में ओपेक्स नाम का एक स्कीम था, उस समय ये चल रहा था. तो मैडम, यहाँ पे हमारे एक वरिष्ठ सांसद भी हैं जो ओलंपिक्स ने इनको खुद देखा है, राज्यवर्धन राठौर. बहुत अफसोस की बात है कि जो हमारे ट्रेडिशनल जो स्पोर्ट्स है, जो हम जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस करते आ रहे थे, जैसे शूटिंग, अभिनव बिंद्रा, मनशेर सिंह, राज्यवर्धन राठौर, उन्होंने भारत का झंडा ऊंचा उन्होंने लहराया है खेल के जगत में. लेकिन शूटिंग में आज जिस प्रकार से हमारा परफॉर्मेंस होना चाहिए नहीं हो रहा. और बहुत हमारी अपेक्षाएं थी बोथ विद शूटिंग एंड इन आर्चरी इन द रीसेंट ओलंपिक्स. एंड देयर वर लॉट ऑफ अगेन जो अखबार में आए कि इक्विपमेंट नहीं मिला, लास्ट मिनट में गन एक्सचेंज हो गया या उनको ओरिजिनल जो इक्विपमेंट नहीं मिला. क्यों ये हुआ है? क्या आपने कोई कमेटी बैठाई है कि ऐसे जो कंप्लेंट्स आते हैं हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को लेके, इसको लेके हम क्या करें? मैं एक और खिलाड़ी का नाम लेना चाहूंगा, शिव केशवन मैडम. वो विंटर ओलंपिक्स में लूज करता है. वो ऐसा एक स्पोर्ट है जिसमें शायद भारत में जिस प्रकार से उसको पहचान मिलनी चाहिए नहीं मिलती, लेकिन उस आदमी ने खुद अपने पैसे खर्च कर लूज में आज वो एक अंतर्राष्ट्रीय एक सुपरस्टार बन गया है, शिव केशवन. लेकिन जब उसने शुरुआत की थी उसके पास
किसी प्रकार का फंडिंग नहीं था, क्योंकि बार बार बात हमेशा फंडिंग पे आती है, क्योंकि फंडिंग सरकार की बहुत सीमित है। तो क्या फंडिंग बढ़ाने के लिए क्या ये सरकार कुछ कदम उठाएगी? मैंने जैसे चीन का उदाहरण लिया, मैं लंदन का उदाहरण लेना चाहूंगा मैडम। जब लंदन यूके के प्रधानमंत्री जॉन मेजर थे, उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं यूनाइटेड किंगडम को स्पोर्ट्स में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी में परिवर्तन लाना चाहता हूं, लेकिन मुझे पैसे की जरूरत है। तो उन्होंने उस समय क्या किया, उन्होंने, मैं ये नहीं बोलता कि उस उदाहरण का हमें यहाँ पे अनुकरण करना है, पर मैं बस उदाहरण के हिसाब से बोलना चाहता हूं कि यूके की सरकार ने प्रधानमंत्री जॉन मेजर के समय लॉटरी का शुरुआत किया, और लॉटरी के द्वारा जो पैसे आए, उस पैसे से वो पूरा पैसा उन्होंने खेल में इन्वेस्ट किया, और पूरा स्पोर्ट्स के न्यूट्रिशन पे, स्पोर्ट्स के ट्रेनिंग पे, मॉडर्न साइंस पे, बेस्ट ऑफ फैसिलिटीज पे, कंपटीशन पे, और इतना पैसा वो खर्च किया कि वो पैसा किटी बढ़ते गया, ऑलमोस्ट बिकेम सेल्फ फंडेड इन अ वे। सो कैन इंडिया, in order to give more funding to states, to districts, to different sports disciplines, can they come up with an alternative funding instrument? Can they think of putting some sort of raising money? Madam, थोड़ा ये तो 193 अभी शुरुआत हुआ है, give me some time, और क्योंकि बहुत ही important मामला है, तो can they come up with some alternative funding? Whether looking at some sinful goods, luxury items, can we raise some extra revenue and give the adequate funds? मैडम, कुछ काम अच्छा भी हुआ है, मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि खेल है, इसमें राजनीति करना इसमें उचित नहीं है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने भी अच्छा काम किया है। अब और उस राज्य सरकार ने अकेले नहीं, वो मिलके क्या है। अब जैसे मैं ओडिशा का उदाहरण लेना चाहूंगा, ओडिशा और टाटा ट्रस्ट दोनों ये मिलके उन्होंने हॉकी इंडिया को लगभग 150 करोड़ रुपए दिए हैं। उसका विवरण अनुभव मोहंती करेंगे, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा, पर उन्होंने इस कदम लिया है। उसी प्रकार से असम में जब नेशनल गेम्स हुए थे मैडम, असम का जो पूरा स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसमें इतना परिवर्तन आया कि हमने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लाके, हम मॉडर्न कोचिंग प्रिंसिपल्स, मॉडर्न टैलेंट स्काउटिंग प्रिंसिपल्स लाके आज असम से मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि हिमा दास जो स्प्रिंटर है और लवलीना बोरगोहाई दोनों मेरे ही लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। मैं गर्व हूं कि मैं उनका जनप्रतिनिधि हूं, और दोनों ने आके उसी स्टेडियम में प्रैक्टिस किया जो नेशनल गेम्स के टाइम पे बना था। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारों को आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। हर राज्य सरकार अलग अलग हर साल में अपने अपने राज्यों में नेशनल गेम्स आयोजन करके अपने राज्यों के स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में एक परिवर्तन लाए। इस प्रकार का आप एनुअल कैलेंडर बनाइए, ताकि हम जान पाए कि इस साल नेशनल स्टेट गेम्स का, नेशनल गेम्स का होंगे, अगले साल नेशनल गेम्स का होंगे। क्योंकि ऐसे ही दिल्ली के ये इतिहास था। दिल्ली में 1982 में राजीव गांधी एशियन गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में थे, और जब एशियन गेम्स हुआ और उस समय जब दिल्ली में आए, तो दिल्ली के हमारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना परिवर्तन आया। वो आप चाहे सिटी फोर्ट बोलिए, खेलगांव आप बोलिए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बोलिए, जहां पे आज भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खेल होते हैं। तो पूरा स्पोर्टिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का आज तक 1980 में का बना हुआ आज तक हमको मदद कर रहा है। तो इसीलिए आप भी कदम उठाएं कि केंद्र सरकार और भी अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन देश में आयोजन करे, और विभिन्न राज्य बार बार अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन यहां पे आयोजन करे। मैडम, लेकिन हमको ये भी बोलना पड़ेगा कि जहां पर हमारे खिलाड़ी हमारा देश का नाम ऊंचा करते हैं, लेकिन जब खिलाड़ी के जब शारीरिक कारण कोई उनकी बुरा समय आता है, तो खिलाड़ी के साथ जिस प्रकार से हमें खड़ा होना चाहिए, हम खड़े नहीं होते। मैं उदाहरण लेना चाहूंगा डिंको सिंह। डिंको सिंह मैडम हमारे मणिपुर के एक बॉक्सर थे। उन्होंने 16 साल हमारे इंडिया को बॉक्सिंग में कोई गोल्ड नहीं मिला, वो गोल्ड जीत के आए, और बाद में उनको जब कैंसर हुआ, उनको ही इज अर्जुन अवार्डी आल्सो, ही गॉट कैंसर, एंड देन उसका इतना खराब अवस्था था, उसमें कोविड भी हुआ, बट एंड ही वाज फाइनेंशियली इन सच अ डिफिकल्ट पोजीशन। तो क्यों आपके जो ये विभिन्न प्रकार के स्कीम्स है, आप मैं जानना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने डिंको सिंह के कैंसर ट्रीटमेंट में कितना पैसा आपने खर्च किया? क्योंकि एक टाइम पे जो बॉक्सर्स थे, विजेंद्र सिंह और उसके सहयोगी, उन्होंने डिंको सिंह के लिए उनके कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पैसा उठाना पड़ा, और 1 लाख भी बहुत था उस समय के लिए। तो बहुत दुख होता है मैडम कि जो खिलाड़ी जो खास करके एशियन गेम्स गोल्ड विनिंग बॉक्सर होते हैं, और उनका ऐसा एक समय दुर्दशा आता है कि अपना घर सब कुछ बेचना होता है। थैंक यू मैडम, बस मैं 2-3 और पॉइंट, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, आई विल फिनिश इट। मैडम, आई वांट टू आल्सो से कि ये
ये जो स्पोर्ट्स है ये गुरु शिष्य का परंपरा है। अगर खिलाड़ी हमारे शिष्य हैं, खिलाड़ी हमारे छात्र हैं, तो जिस प्रकार से अध्यापक को हम महत्व देते हैं स्कूल में, उसी प्रकार से कोचेस को हमको महत्व देना है। तो इसीलिए क्या कोचिंग करिकुलम में आप क्या कोई सुधार ला रहे हैं? कोचिंग स्टैंडर्ड्स को आप कैसे बढ़ावा दे रहे हैं? और खासकर कि आपने अनाउंस किया था कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप कोचेज लेंगे। आपने साइक में एक नया पॉलिसी निकाला कि आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आप कोचेज लेंगे, तो उसमें कितना आप आगे बढ़े हैं? आपने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था लगभग फरवरी के महीने में, तो उसका हम स्टेटस जानना चाहेंगे, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट था अगस्त के लास्ट ईयर में आपने निकाला था। 220 कोचेस का आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला था। टू बी एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्रॉम SC, ST, OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस। दे वर आस्क्ड टू अप्लाई। सो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट? मैडम, कुछ समस्या भी हमको उठाना चाहिए। मैडम, आई वांट टू रेज द इश्यू ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट मैडम कि बार बार हमको सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ फीमेल एथलीट्स के केसेस हमको अखबार में हम पढ़ रहे हैं। साई के सेक्सुअल ट्रेनिंग सेंटर्स नई दिल्ली, बंबई, बेंगलुरु, औरंगाबाद, दमन एंड दीव, पटियाला, इलूरू, काशीपुर, कटक, कोझिकोड, भोपाल और मयलादुराई, यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आए हैं। मैडम, इज द गवर्नमेंट टेकिंग इट सीरियसली? क्योंकि जो हमारे आते हैं हमको सुनने में कि गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग एनी स्ट्रिक्ट एक्शन बिकॉज द कोचेज आर वेल कनेक्टेड विद इन साई। मैडम, हमने खुद ही देखा अभी अमेरिका में, वहां पे ओलंपिक्स को जो उनका जिम्नास्टिक टीम है उसको सेक्सुअल हरासमेंट केस को लेके एक बहुत बड़ा फाइन, एक ऐतिहासिक फाइन वहां पे जिम्नास्टिक टीम में लिया। तो इसलिए हम भी चाहेंगे कि आप इस मामले में क्या संवेदनशील होंगे, क्योंकि महिला अगर ऐसे प्रकार का वातावरण देखेंगे तो हमारे महिलाओं क्यों आगे बढ़ेंगे। और आज अगर आप मेडल के प्रोस्पेक्ट देखें तो ज्यादातर महिला आज हमारे देश के लिए मेडल्स ला रहे हैं, तो इसलिए महिलाओं के लिए भी हमको सोचना चाहिए। साथ ही साथ हमारे ग्रास रूट कॉम्पिटिशन में जो 2 मिनट्स जस्ट एज को लेके बहुत से हमारा कंफ्यूजन हो रहा है, फॉल्स एज सर्टिफिकेट्स हो रहे हैं, और डोपिंग को लेके भी बहुत से हमारे समस्याएं हैं, क्राइम को लेके भी बहुत हमारे समस्या। एक बहुत हमारा फेमस रेसलर अनफॉर्चुनेटली आज के तारीख में जेल में है, लेकिन इसको लेके कहीं ना कहीं जो हमको गाइड जो मेंटल सपोर्ट, कोचिंग सपोर्ट देना चाहिए वो नहीं हम दे पा रहे। मुझे लगता है ये है, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज अ ह्यूज एस्पेक्ट। Sports person, when they compete in Olympics, they go on a high. Then after Olympics, when the country forgets them, they also go on a low, because where is the attention? Where is the adulation? And then they kind of lose themselves into other nefarious activities. So please focus on mental health. This is an issue. Concluding. This is an issue which is raised by Simone Biles and Naomi Osaka. मैं लास्ट में मैं आना चाहूंगा मैडम कि ये भारत सरकार ने खेल रत्न में उन्होंने जो हमारे जो हमारा एक अवार्ड है, हमारे हॉकी के एक बहुत अच्छे प्लेयर है मेजर ध्यानचंद, उनके नाम में किया, जबकि मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड था ही, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने ये वाजिब समझा कि राजीव गांधी खेल रत्नों को भी वो ध्यानचंद खेल रत्न में उसका नाम विवरण करें। इसको लेके हमें राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी। मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे, इसलिए उन्होंने राजीव गांधी जी का नाम हटा के मेजर ध्यानचंद का नाम उन्होंने लगाया। तो मैं यही भी जानना चाहूंगा कि गुजरात में सरदार पटेल का क्रिकेट स्टेडियम था, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत से रिक्वेस्ट मिले कि सरदार पटेल का नाम हटा के उन्होंने अपना स्वयं का नाम डाल दिया? मैं अंत में यही बोलना चाहूंगा कि मैडम, स्पोर्ट्स हमारे नेशन बिल्डिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज स्पोर्ट्स टीचेस अस अबाउट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, टू प्ले फॉर योर कंट्री, टू प्ले फॉर योर फ्लैग, to rise above religion, to stand united, to face adversity, and together, no matter where you come from, which religion you belong to, what caste you are, what sexual preference you are, when we play as a team, we play for Team India. That's why we need sporting culture to be sent down the stream right to our universities, colleges and schools. And again, I say that's something that politicians need to learn. Thank you very much. Yes.